आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो रेडियो धर्मिता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगर पूछेगा रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई बताओगे क्या होती है? इसकी इकाई का नाम होता है बैकरेल। और अगर पूछ लेगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बैकरेल ने। इसीलिए इसकी इकाई का नाम क्या है? बैकरेल है, हेनरी बैकरेल। और इसके अलावा पूछ लेगा रेडियो सक्रियता का नामकरण किसने किया? ये रेडियो सक्रियता शब्द किसने दिया? तब हो जाएगा क्या? मैडम क्यूरी। और अच्छा तो मैडम क्यूरी किसके लिए जानी जाती है? रेडियम की खोज। ठीक है, अगर पूछ लेगा रेडियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी के साथ में और कौन है? इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। पियरे क्यूरी। सबसे पहले इसको नोट कर लो। हो गया? जल्दी से करो। और इसमें नोट डाल के लिख लेना, जितने भी एटॉमिक नंबर 83 के बाद के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या मतलब वो बताते हैं, तो रेडियो एक्टिविटा के बारे में बताते हैं, जितने भी 83 के बाद के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम तुमसे 4 ऑप्शन हम तुम्हें दें, हमने यूरेनियम दे दिया है, थोरियम दे दिया, टाइटेनियम और इसके अलावा पोलेनियम। अब बताओगे इसमें से कौन सा अलग होगा? जैसे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है, 92U235 लिखते हैं। और थोरियम का कितना होता है? 90 होता है। और पोलोनियम का 94 होता है। टाइटेनियम का कितना होता है? 22 होता है। तो हमने क्या बताया, 83 के बाद में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या मतलब क्या बताता है? तो रेडियो एक्टिविटा के बारे में बताता है। तो यहाँ पर इसमें और क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिख देना नोट डाल के। परमाणु क्रमांक 83 के बाद जल्दी से नोट कर लो।
और इसके बाद में हेडिंग पहले डालोगे रेडियो सक्रियता, कि रेडियो सक्रियता टॉपिक है तो रेडियो सक्रियता होता क्या है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, और इसको रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, और कहीं पर इंग्लिश वर्ड क्या देता है, रेडियो एक्टिविता भी दे देता है। एक्टिविटी है तो उससे ले लिया है एक्टिव, और ता जो वर्ड है सक्रियता में लास्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो इंग्लिश वर्ड यूज किया है। लिखो, वह प्रक्रिया, रेडियो सक्रियता लिखा रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर परमाणु, वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है, आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है, उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं, उसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। क्या बंद हो गया, बैटरी लो, बंद हो गया सर, बैटरी लो है, बंद हो गया। फिर इसके बाद में देखोगे रेडियो सक्रियता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नाभिकी ऊर्जा। नाभिकी ऊर्जा सबसे पहले पढ़ोगे, यहां पर ये क्या है, परमाणु है, हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। ये क्या है, कोई एक परमाणु, परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या होता है, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिकी ऊर्जा, तो नाभिकी ऊर्जा क्या होगी, नाभिक के अंदर, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, नाभिकी ऊर्जा कहते हैं। और नाभिकी ऊर्जा अभिक्रिया या नाभिकी ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, नाभिकी संलयन और नाभिकी विखंडन। तो नाभिकी जो विखंडन है इसे क्या कहते हैं, नाभिकी न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, और जो नाभिकी संलयन उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो यहाँ पर विखंडन है, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलना। तो इसमें नाभिकी विखंडन में क्या होता है कि कोई बड़ा नाभिक होगा और वो क्या होगा, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। इसमें क्या होगा, मतलब जोड़ रहा है, तो इसमें छोटे छोटे नाभिक होंगे, वो क्या मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके इन्होंने क्या बना लिया, एक बड़ा नाभिक बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो नाभिकी संलयन के अंतर्गत आता है या नाभिकी विखंडन। तो हमेशा याद रखोगे इसको, याद करने का कि सूर्य से हमको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है या ऊर्जा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है ना। और संलयन का मतलब क्या होता है, मिलना होता है। तो यहाँ पर अगर पूछेगा सूर्य तारों से जो ऊर्जा मिलती है वो किसमें आएगा, नाभिकी संलयन या नाभिकी विखंडन। तो आंसर क्या होगा। और अगर पूछ लेगा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकी संलयन, ठीक है। देखो समझो,
ये सूर्य वगैरह, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, ये भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन बम है, कौन सा बम? हाइड्रोजन बम, ये भी नाभिकीय संलयन में आएगा। लेकिन नाभिकीय विखंडन की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बम। क्या बोलते हैं? परमाणु बम। पूछ लेगा किस पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। जैसे याद रख लेना, ये परमाणु बम जैसे अमेरिका ने 9 अगस्त और 6 अगस्त को जापान पर परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, तो वहां पर सब क्या हो गया था? बिखर गया था। ठीक है, तो उसमें ये जो परमाणु बम है तो विखंडित होने से है, तो मतलब अगर परमाणु बम पूछ लेगा तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और नाभिकीय संलयन से रिलेटेड पूछेगा तो हाइड्रोजन बम और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। अब यहाँ पर जैसे पूछ लेगा कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी क्या होती है? ठीक है, अश्रृंखला अभिक्रिया। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन और ये हो जाएगी नॉन चेन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है? इसमें कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, नियंत्रित ये वाली जो होगी ये 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, समझो। यहाँ पर इतना दिख रहा है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अभिक्रिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये यहां पर है अनियंत्रित है तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनियंत्रित। चलो साफ साफ लिख दो। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो अब यहां पर याद रखना, श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन है, तो श्रृंखला अभिक्रिया पर क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया जो मतलब क्या है? चैन में चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये, फिर इससे यहां से 2 में ये टूट गया, फिर यहां फिर से ये इसमें टूट गया, फिर यहां से ये, ऐसा ही क्या है? एक सीरीज चलती चली आ रही। फिर इसके बाद में इसी में ही एक नियंत्रित है और एक है अनियंत्रित। नियंत्रित वाले में क्या होता है कि जैसे ये मान लो 2 में टूटा या 3 में टूटा, तो 2 क्या होगा? 2 पे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक ये क्या हो जाएगा? ये यहां से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है आगे ये चेन चलती चली जाएगी। और यहाँ पर जो अनियंत्रित है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे देखा, तुमने सुना होगा कि जो अमेरिका पे परमाणु बम कब गिराए गए थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, कब? नहीं सॉरी, अमेरिका ने। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे किस पर? जापान पर, 6 अगस्त और 9 अगस्त पर। ठीक है, तो सन कौन सा था? 1906, 1945 था। ठीक है, लेकिन अभी भी सुनने में आता है कि वहां पर जो बच्चे अपंग पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो चेन चली आ रही है इसकी, ठीक है, तो ये जो नियंत्रित वाली है उस पे तो हम कंट्रोल कर लिए, लेकिन जो अनियंत्रित है, ठीक है, वो क्या होती चली जा रही है? जैसे यहां पर कोई परमाणु बम गिराना, ठीक है, तो ये उसके जैसे कण पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पहले इसमें 3 में टूटा, फिर यहां पर से फिर से ये एक क्या चली जा रही श्रृंखला चलती चली जा रही, उस पर अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं उसका अभी तक प्रभाव है। ठीक है, तो यहां पर पहले इसको नोट कर लेना है।
कि जो नाभिकी ऊर्जा है, ठीक है, उसके टाइप कितने होते हैं? दो, नाभिकी संलयन और नाभिकी विखंडन। फिर नाभिकी विखंडन अगर पूछेगा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? हाँ, नाभिकी विखंडन अभिक्रिया के प्रकार अगर पूछेगा तो दो होते हैं, श्रृंखला और अश्रृंखला। और फिर अगर पूछ लेगा कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, तब आंसर क्या होगा? दो। कौन कौन से? नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जैसे परमाणु रिएक्टर सुना है, परमाणु भट्टी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। इसमें पूछ लेगा कि ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है, बताओ। ये क्वेश्चन पहले हम पूछ रहे हैं। परमाणु रिएक्टर में, इसको शॉर्ट में हम बोल दे रहे हैं, परमाणु रिएक्टर लिखा, अगर पूछेगा ईंधन के रूप में किसका यूज होता है, ईंधन के रूप में, और क्षण के रूप में पूछेगा, क्षण के रूप में किसका यूज होता है? मंदक के रूप में किसका यूज होता है? बताओ। अगर पूछेगा परमाणु रिएक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भट्टी, ठीक है, उसमें क्या न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछ लेगा कि ईंधन के रूप में किसका यूज होता है, तो तुमने सुना होगा यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम में भी यूरेनियम 235 का, तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया। इनका यूज किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में। और अगर पूछ लेगा मंदक के रूप में, मंदक मतलब मंद, धीमा करना है, ठीक है, तो इसमें किसका यूज होता है? तो तुमने नाम सुना होगा यहाँ पर भारी जल, किसका नाम सुना होगा? भारी जल, जिसका सिंबल क्या होता है? D2O। फुल फॉर्म क्या होता है D2O का? बोलो। जो D2O है, इसका अन्य नाम क्या होता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। और इसी में ग्रेफाइट का भी यूज होता है। किसका? ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है। और अगर पूछ लेगा क्षण के रूप में किसका यूज होता है, तब क्या बताओगे? बोरान हो गया और कैडमियम हो गया, ठीक है। ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, और ज्यादातर ये यूरेनियम का बहुत पूछता है, ठीक है। तो अगर क्षण के रूप में पूछ लेगा तब बोरान कैडमियम, ईंधन के रूप में पूछेगा तब किसका यूज होता है? बोलो। क्षण के रूप में बोरान कैडमियम, ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। अगर प्लूटोनियम की भी खोज पूछेगा तो भी मैडम क्यूरी और प्यारे क्यूरी है। और अगर मंदक के रूप में, इसी को मंदक को इंग्लिश में मॉड्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूरेटर के रूप में किसका यूज होता है, तो क्या बताओगे? भारी जल और ग्रेफाइट का यूज होता है। जल्दी से नोट कर लो। ये इससे पहले वाला नोट हो गया था, नहीं हुआ? अच्छा, पहले ये कर लो, रुको, चलो इसी को पहले लिखो, जल्दी से लिखो। इसमें केवल कितने, 3 ही तो पॉइंट है, जल्दी से नोट करो। हो गया? जल्दी से करो।
अच्छा, अगर हम पूछ लें सबसे अधिक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा होता है? मोर रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेम बताओ कौन सा होगा? तो अगर सबसे अधिक पूछ लेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, तो उसका नाम होता है रेडियम। लिख लो नोट डाल के। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट या तत्व, जो भी लिखना चाहो, तो आंसर क्या होगा? रेडियम। और सबसे कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तब आंसर क्या होगा? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक हमने बताया ना, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1h1, 1h2 और 1h3। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीन होते हैं। तो ये वाला जो होगा समस्थानिक, यही सबसे, ठीक है, कैसा? हाँ, सबसे कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? टाइटियम। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा, अब ये वाला जल्दी से नोट करो। ये हो गया होगा ना, ईंधन के रूप में किसका यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में? यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। और इसके अलावा अगर छड़ के रूप में पूछेगा, बोरान, कैडमियम। और अगर मंदक के रूप में पूछेगा, ठीक है, किसका? कैडमियम। और मंदक के रूप में भारी जल, छड़ के रूप में बोरान, कैडमियम, ठीक है, ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। ये वाला जल्दी से नोट कर लो। यही नहीं हुआ था ना, जल्दी से करो। अभी पहले ये नोट कर लो, फिर लिखा रहे हैं। सबकी अभी लिखाएंगे, ये केवल अभी चार्ट बनवाया है। कितना रह गया अभी? जल्दी से नोट कर लो। नाभिकीय ऊर्जा की डिफिनेशन होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर हम लिखा रहे हैं। हो गया? और इसके बाद में चलो, पहले जो रेडियो सक्रियता से रिलेटेड अभी कुछ फैक्ट रह गए वो लिखा देना, फिर इसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा हेडिंग मिलवाएंगे, उसके टाइप लिखाएंगे। अगर पूछेगा कि किसी तत्व में कृत्रिम अगर रेडियो सक्रियता उत्पन्न करना हो, तब किसकी किसकी आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन हो गए, अल्फा गण हो गए और प्रोटॉन, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना। किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो एक्टिवता लिखो चाहे सक्रियता लिखो, एक ही चीज है। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता उत्पन्न करने के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की आवश्यकता होती है।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की आवश्यकता होती है। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व का नाम बताओ। यही जो ट्राइटियम बताया ना, ठीक है, यही क्या है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इन किरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। लिख लेना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, यहीं पर हम पूछ लें, अल्फा बीटा और गामा, ये हमने इनका ऑर्डर जैसे हमने लिखा है। अगर हम पूछ ले कि भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, बोलो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा या बीटा या गामा, किसकी होती है? तो भेदन क्षमता पूछेगा सबसे अधिक तो गामा, गामा के बाद में बीटा फिर अल्फा, तो इनका क्रम ये होगा, ठीक है, गामा फिर बीटा और फिर अल्फा, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लेना, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की और सबसे कम अल्फा किरणों की होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी और सबसे कम अल्फा की। लेकिन यहीं पर अगर हम आयनन क्षमता पूछ लें, तब यहां पर अल्फा किरणों की जो आयनन क्षमता होगी, आयनन क्षमता, ठीक है, तो अल्फा किरणों की क्या होगी, सबसे अधिक, और गामा की, ठीक है, क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हेडिंग डाल लो, नाभिकीय ऊर्जा। लिखो इसकी डेफिनेशन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को, परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालोगे, नाभिकीय ऊर्जा अभिक्रिया के प्रकार। नाभिकीय ऊर्जा अभिक्रिया के प्रकार लिख लेना, यह दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जब दो हल्के, ठीक है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। लिख लो, जब दो हल्के नाभिक, जब दो हल्के नाभिक
मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके अलावा इसमें नोट डाल के लिख लेना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और अगर पूछ लेगा, और नाभिकीय संलयन को उदाहरण अभी बताए थे, और कौन से? जैसे सूर्य हो गए, तारे, ठीक है, इसमें जो प्राप्त जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। तो इसमें नोट डाल के लिख लेना, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अच्छा बताओगे, जो नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है या कम? बोलो। तो याद रखना, नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से अधिक, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये नोट डाल के लिख लेना, नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये जो होता है ना परमाणु बम से, जो हाइड्रोजन बम है, वो बताओगे घातक होता है परमाणु बम से या नहीं घातक होता है? बोलो। जो हाइड्रोजन बम हमने बताया था, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये जो हाइड्रोजन बम, और अगर हम इसकी कंपेयर करें परमाणु बम से, तो बताओगे ये इससे घातक होता है या नहीं घातक होता है? ये अधिक घातक होगा या ये? याद रखना, इससे अधिक घातक कौन होता है? हाइड्रोजन बम। कितने गुना अधिक घातक होता है? बताओगे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना? या 20 गुना? अब बताओ जल्दी से, ए बी सी डी में कौन सा होगा? ए और बी? 1000 गुना, ठीक है। तो ये नोट डाल के लिख लेना, यह परमाणु बम से, मतलब जो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक घातक होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक घातक होता है। जल्दी से नोट कर लो।
अच्छा, जैसे कुछ विस्फोटक के नाम बताओ। डायनामाइट का नाम सुना है? खोज किसने की थी? नोबेल पुरस्कार किनके नाम से दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिए जाते हैं। तो जो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अच्छा, इसका यूज किसमें, ये किसमें आता है? विस्फोटक में आता है। जो डायनामाइट होता है किसमें आता है? विस्फोटक पदार्थ में आता है। इसका यूज किसमें होता है? जैसे चट्टाने वगैरह, ठीक है, तोड़ने में किसका यूज होता है? और जैसे आरडीएक्स, ठीक है, बारूद वगैरह, ये सारे क्या है? विस्फोटक में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना। जैसे पूछ लेगा, उसने 4 ऑप्शन दे दिए, कहेगा निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं? उसने ऑप्शन में दिया डायनामाइट, बारूद दे दिया, और इसके अलावा आरडीएक्स, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी एक दूसरा नाम दे दिया। ठीक है, जैसे डायनामाइट की खोज ना पता, डायनामाइट, अच्छा, डायनामाइट की खोज हुई थी, आविष्कार हुआ था, बोलो, किसी ने जमीन में दबाया था क्या डायनामाइट पहले से? क्या हुआ? आविष्कार। तो डायनामाइट का आविष्कार अगर पूछ लेगा, किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट हो गया, अरे क्या लिख दिया, डायनामाइट, डायनामाइट हो गया, आरडीएक्स हो गया, और इसके अलावा बारूद। ठीक है, ये तीनों क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। अच्छा, यहां पर हम, ये हो गया नाभिकीय संलयन के बारे में। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य तारों से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। और अगर पूछ लेगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। तो अब हम लोगों ने नाभिकीय संलयन पढ़ लिया। हेडिंग नंबर 2 डालो, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या होगी, बोलो? उसमें था कि दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे थे, और इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें एक भारी नाभिक, ठीक है, दो हल्के नाभिकों में टूटेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं? तो लिख लेना, एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना। टूटने का मतलब ये क्या होता है? विखंडन। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके बाद में हेडिंग डाल लेना, नहीं पहले नोट डाल के लिख लेना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब इसके बाद में हेडिंग डालो, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार लिख लो। यह कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। लिखो, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया, डाली हेडिंग।
लिखो, विखंडन के बाद नाभिक का श्रृंखला बनाने को, विखंडन के बाद नाभिक का श्रृंखला बनाना या नाभिक के श्रृंखला बनाने की अभिक्रिया को, ये ज्यादा बेटर लगेगा। विखंडन के बाद नाभिक का श्रृंखला बनाने की अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसे किसी ने परमाणु बम से क्या किया, विस्फोट किया, ठीक है, मतलब एक भारी इसमें नाभिक था, वो हल्के हल्के दो में टूटा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि फिर से ये जो है ये फिर से इसमें टूट गया, इसके बाद में फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये टूट जाएगा। तो एक क्या है, श्रृंखला बनी रहती है, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद में लिख लेना श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। लिख लो, यह 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब जैसे नाभिकीय विखंडन में क्या, एक भारी नाभिक होता है, तो नाभिकीय विखंडन के बाद एक भारी नाभिक मान लो 2 में या 3 में, ठीक है, 3 में टूटा, ठीक है, 2 में या 3 में जैसे टूटा। अब 3 में से एक पर क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, और 2 जो है फिर से, ठीक है, दूसरे नाभिकों में टूट जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लो, विखंडन के बाद विखंडन के बाद ना करके इसमें लिख लेना, विखंडन के 3 अणुओं में से एक पर क्या कर लिया जाता है, क्या लिखा है, विखंडन के 3 अणुओं में से एक आगे बढ़ता है, एक आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, श्रृंखला बनाता है, बाकी पर नियंत्रण कर लिया जाता है। मतलब जैसे 3 है, 3 में से ये वाला जो होगा, ठीक है, ये फिर से 3 में टूट जाएगा, लेकिन ये जो 2 है इन पे क्या कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये 3 है, 3 में से क्या होगा, यहाँ पर 1 पे कंट्रोल कर लिया गया, इसमें 2 पे कंट्रोल किया गया, ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या होगा, इसमें मान लो ये वाले 2 पे कंट्रोल कर लिया और ये फिर से, ठीक है, 3 में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए आज भी उसकी रेडिएशन वहां की खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या श्रृंखला बनी आ रही है जो खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हेडिंग डाली है, क्या लिखा है इसमें, विखंडन के 3 अणुओं में से एक आगे
एक श्रृंखला बनाता है और दो पे क्या कर लिया जाता है, ठीक है, नियंत्रण कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद में बाकी हमने उसमें नाभिकीय रिएक्टर, जैसे पूछ लेगा कि नाभिकीय रिएक्टर का मतलब क्या, परमाणु रिएक्टर किस अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है, तो क्या बताओगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन में भी कौन सी अभिक्रिया, यही श्रृंखला वाली, ठीक है। तो यहीं पर नोट डाल के लिख लो, परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अच्छा, अगर पूछ लेगा कि सबसे पहला विश्व में, अगर पूछ लेगा कि खोजा गया सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, बोलो, विश्व की बात हो रही है, परमाणु रिएक्टर अगर पूछ लेगा विश्व में प्रथम कौन सा था, तो इसका नाम था पाइल 1। क्या नाम था, पाइल 1, जो शिकागो में, शिकागो कहां पड़ता है और कब बना था, 1942 में। और अगर भारत में पूछ लेगा, भारत में प्रथम पूछ ले या एशिया में प्रथम पूछ ले, एशिया में प्रथम, तब आंसर क्या होगा, उस दिन बताया ना, अप्सरा, जिसको ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है, बनाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, ये पूछ लेता है कि विश्व में पहला कौन सा था परमाणु रिएक्टर, ठीक है, तो पाइल 1 है। और अगर भारत में पूछ लेगा तो अप्सरा है, जो कहां है, ट्राम्बे मुंबई, ट्राम्बे मुंबई, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा करते हैं, लाइट बंद कर दें, अच्छा, परमाणु रिएक्टर वर्ड यूज हुआ है, इससे रिलेटेड फैक्ट लिखाए थे। मंदक के रूप में किसका यूज होता है, भारी जल और किसका, ग्रेफाइट का। और अगर छड़ के रूप में पूछेगा, बोरान और कैडमियम। और सबसे इंपॉर्टेंट है ईंधन के रूप में, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, नोट हो गया। अब इसके बाद में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, हेडिंग डालो, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नहीं नोट हुआ क्या अभी, जल्दी से करो। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा बताओगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहोगे, जैसे उसमें क्या था, नाभिकीय विखंडन के बाद, नाभिकीय विखंडन के 3 अणुओं में से
एक आगे मतलब श्रृंखला बनाता है और दो पे क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर किसी भी अणु पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो कि नाभिकीय विखंडन के बाद अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, तो लिखोगे ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें नाभिकीय विखंडन के बाद नियंत्रण नहीं होता है। नाभिकीय विखंडन के बाद क्या लिखा है, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें नाभिकीय विखंडन के बाद नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें नाभिकीय विखंडन के बाद नियंत्रण नहीं होता है उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसे परमाणु बम निर्माण होता है, ठीक है, तो उसमें कभी कभी तुमने सुना होगा कि विस्फोट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अनियंत्रित अभिक्रिया है, तो उसमें कंट्रोल नहीं हो सकता है कि तुम उसको कंट्रोल कर सको, किसी भी टाइम उसमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे लिख सकते हो इसमें परमाणु बम निर्माण में, परमाणु बम निर्माण में जैसे अभी यहां पर हमने बताया था, अगर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार पूछेगा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार तो दो है, लेकिन कहीं कहीं पर उसमें गूगल पे सर्च करोगे नाभिकीय विखंडन के प्रकार, तो उसमें कितने देता है, 5 देता है। एक स्वैच्छिक प्रेरित बहने वाला असमान, ठीक है, और एक अमानित। ठीक है, ये 5 टाइप के देता है। तो अगर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार पूछेगा या नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के प्रकार, तो कितने हैं, 2। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया या अभिक्रिया के प्रकार तो कितने, 2 है, और नाभिकीय विखंडन के प्रकार, ठीक है, तो 5 देता है। तो ये नोट डाल के लिख लेना, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया या अभिक्रिया के प्रकार 2 होते हैं। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया या अभिक्रिया के प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से, हाँ, श्रृंखला और अश्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया या अभिक्रिया के प्रकार 2 होते हैं, दोनों के नाम लिख लेना, श्रृंखला और अश्रृंखला अभिक्रिया। और इसके बाद में नेक्स्ट नोट डाल लेना, नाभिकीय विखंडन के प्रकार। नाभिकीय विखंडन के प्रकार 5 होते हैं, स्वैच्छिक, प्रेरित, बहने वाला, और इसके अलावा असमान। ठीक है, ये लिख लो। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, वही नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, मतलब वही श्रृंखला और अश्रृंखला अभिक्रिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अमानित नहीं, अनुमानित लिख करना, अमानित लिखा है, अनुमानित, अनुमानित है, अनुमानित। ये किसके प्रकार है,
नाभिकीय विखंडन के, नाभिकीय विखंडन। तो स्वैच्छिक नाभिकीय विखंडन, प्रेरित नाभिकीय विखंडन, रहने वाला और असमान और अनुमानित। ठीक है, कितने होते हैं? 5। और नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा अभी तुम्हारे में बचा अश्रृंखला अभिक्रिया। हेडिंग डालो, अश्रृंखला अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं नॉन चेन रिएक्शन। अश्रृंखला अभिक्रिया। जैसे श्रृंखला में क्या था? बोलो, श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि नाभिक का विखंडन के बाद श्रृंखला बनाने को ही क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पर हमने आ वर्ड लगा दिया है। ठीक है, मतलब श्रृंखला नहीं बनाएगा। ठीक है, तो लिख लेना, वह अभिक्रिया जिसमें विखंडन के बाद, वह विक्रिया जिसमें विखंडन के बाद नाभिक श्रृंखला नहीं बनाता है। वह विक्रिया जिसमें विखंडन के बाद नाभिक श्रृंखला नहीं बनाता है। वह अभिक्रिया जिसमें विखंडन के बाद नाभिक श्रृंखला नहीं बनाता है, उसे अश्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। उसे अश्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। चलो बस टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। वहां से बंद कर दीजिए।